नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश पक्ष विपक्ष। मैं हूं आपके साथ अक्षय सिंह। मिशन 2024 फतह करने को लेकर जहां तमाम बीजेपी विरोधी पार्टियां एक साथ एक मंच पर आने की जद्दोजहद में जुटी हैं, वहीं बीजेपी भी अब पीछे नहीं। आगामी लोकसभा चुनाव में जीत की हैट्रिक लगाने को बेताब बीजेपी ने अब एनडीए कुनबा बढ़ाने की ओर कदम बढ़ा दिए हैं। पुराने घटक दलों के साथ साथ कुछ नए दलों के साथ गठबंधन की कोशिशें की जा रही हैं। पुराने एनडीए घटक दलों के साथ नए सिरे से बातचीत और नए घटक दलों को जोड़ने का जिम्मा खुद गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उठाया है। ऐसे में सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि क्या एनडीए को विस्तार देकर बीजेपी विपक्षी एकता के मंसूबों पर पानी फेर पाने में कामयाब होगी। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी और विपक्षी दल दोनों अपने अपने खेमे मजबूत करने में जुट गए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देश के कई विपक्षी दलों को कांग्रेस के साथ खड़े होने के लिए मना लेने के बाद पटना में एक बड़ी बैठक कर चुके हैं। तो वहीं बीजेपी भी पार्टी के साथ साथ अपने गठबंधन यानी एनडीए के विस्तार अभियान में जुट गई। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपने पुराने सहयोगी तेलुगु देशम पार्टी के मुखिया चंद्रबाबू नायडू से भी मुलाकात की थी। माना जा रहा है कि अगर बीजेपी और टीडीपी के बीच में कुछ मुद्दों पर सहमति बन जाती है तो बीजेपी की पुरानी सहयोगी फिर से एनडीए के खेमे में वापस आ सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो बीजेपी आंध्र प्रदेश के साथ साथ तेलंगाना में भी टीडीपी के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ सकती है। बीजेपी के एक और पुराने सहयोगी शिवसेना का एक बड़ा धड़ा एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में पहले ही बीजेपी के साथ आ चुका है और दोनों मिलकर महाराष्ट्र में सरकार भी चला रहे हैं। हाल ही में एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात भी की थी और उसमें यह तय किया गया था कि दोनों ही दल आगामी चुनावों में मिलकर लड़ेंगे। लेकिन बीजेपी के सामने सबसे बड़ी दुविधा अपने सबसे पुराने सहयोगियों में से एक अकाली दल को लेकर है। एनडीए का कुनबा बढ़ाने की मुहिम में जुटी बीजेपी एक एक राजनीतिक दल की अहमियत को बखूबी समझती है, लेकिन जैसे ही मसला अकाली दल का आता है तो पंजाब की राजनीति को देखते हुए उसके सामने दुविधा खड़ी हो जाती है। बताया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के पंजाब में मजबूत होने के बाद अकाली दल एक बार फिर बीजेपी के साथ आना चाहता है। यहाँ तक कि बीजेपी के कई नेता भी लोकसभा चुनाव के गणित को देखते हुए अकाली दल को फिर से एनडीए के पाले में देखना चाहते हैं, लेकिन दुविधा भी है। बीजेपी पिछले वर्ष पंजाब विधानसभा चुनाव अकेले लड़ी थी तो कुछ खास नहीं कर पाई, लेकिन खुद को मिले वोटों से वो उत्साहित जरूर है। जालंधर लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी हारी, लेकिन उसे ठीक ठाक वोट मिले। इस वजह से अब पार्टी के ज्यादातर नेताओं का ये मानना है कि बीजेपी को राज्य में अकेले ही चुनाव लड़ना चाहिए। बहरहाल देखना होगा कि बीजेपी नीतीश कुमार की विपक्षी एकता के प्रयास का जवाब देने के लिए लोकसभा की चुनावी चौसर में कौन सी सियासी बिसातें बिछाती है। देखना होगा नीतीश के एकता के प्रयास के जवाब के लिए बीजेपी के पास आखिर तोड़ क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। यहां तो मिशन 2024 को लेकर अभी से सियासी घमासान जबरदस्त रूप अख्तियार करता दिखाई दे रहा है। एक तरफ बीजेपी विरोधी दल एक मजबूत धड़ा बनाने की कवायद में जुटे हुए हैं, तो बीजेपी एनडीए का कुनबा बढ़ाकर विपक्षी एकता के मंसूबे पर पानी फेरने को लेकर तैयारी बनाती दिखाई दे रही। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों की मुलाकात अपने इन मेहमानों से। मेरे साथ कृष्णपाल शर्मा जी हैं, आप नेता शिरोमणि अकाली दल हैं। राजनीतिक विश्लेषक योगेश सोनी जी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता विजय खैरा साहब हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं, जबकि बीएसपी की तरफ से नावेद अयाज साहब हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। लेकिन शुरुआत में कृष्णपाल शर्मा जी आपसे ही करना चाहूंगा। अब बीजेपी एनडीए का कुनबा बढ़ाने की तैयारी में है, क्या स्ट्रेटेजी रहेगी अकाली दल की? देखिए, अकाली दल का जहां तक ताल्लुक है, अकाली दल जो पटना में जो मीटिंग हुई है उस मीटिंग में श्रोमणी अकाली दल की प्रॉब्लम ये है कि वो कांग्रेस के साथ
किसी भी हालत में जा नहीं सकता, हाँ, क्योंकि कांग्रेस का जो हिस्ट्री रही है, कांग्रेस का जो इतिहास रहा है, वो पंजाब के लिए कुछ अच्छा नहीं रहा है। और श्रोमणी अकाली दल की ये मजबूरी है कि श्रोमणी अकाली दल किसी भी उस दल का हिस्सा नहीं बनेगा, किसी भी उस गठजोड़ का हिस्सा नहीं बनेगा जिसमें कांग्रेस शामिल हो। दूसरी बात यह है कि बीजेपी के जो ये कुनबा बीजेपी के खिलाफ इकट्ठा भी हुआ है जी, ये भी अभी मेरे को इसको भी ख्याली पुलावी लगते हैं, क्योंकि वहाँ कोई तालमेल वाली बात आपको भी नजर नहीं आई होगी। देखिए, पटना में जो मीटिंग हुई है वहाँ तापमान इतना बड़ा है कि मुझे लगा कि अगली मीटिंग अब शिमला में रखनी पड़ी है ठंडे माहौल में। तो ये जो भी वहां से सिग्नल आए हैं कुछ ज्यादा अच्छे नहीं आए, क्योंकि हर एक की दल की हर स्टेट में एक डिफरेंट प्रॉब्लम है। अब आप पंजाब की ले लीजिए, पंजाब में जो प्रॉब्लम है, कांग्रेस का जो मुख्य विपक्षी दल है पंजाब जी, और आम आदमी के खिलाफ डट के खड़ा है, और लीडर ऑफ अपोजिशन सरदार प्रताप सिंह बाजवा ने क्लियर टर्म्स में आज ही स्टेटमेंट दी है, कल भी दी थी एक मंच पर, आज मीडिया को दी है कि किसी भी हालत में कांग्रेस आम आदमी पार्टी का समर्थन नहीं कर सकती और आम आदमी पार्टी के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेगी। यानी साफ है कि एनडीए के साथ जाने के लिए तैयारी है अकाली दल की। देखिए, अकाली दल की तैयारी के इस संबंध में अभी किसी के साथ कोई चर्चा नहीं हुई है, कोई मीटिंग नहीं हुई है। नहीं, एक धड़ा तो आपने रिजेक्ट कर दिया। आपने कहा कि जिस गठबंधन में कांग्रेस शामिल होगी उसके साथ तो जाने का सवाल नहीं उठता, और विपक्षी एकता बगैर कांग्रेस के बन नहीं सकती। यानी उस धड़े में तो आपका कोई फिर वजूद नहीं बचता ना। ये तो 101% क्लियर है कि जिस गठजोड़ में कांग्रेस शामिल होगी उसमें श्रोमणी अकाली दल नहीं। ठीक है, विजय खैरा साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय खैरा साहब, बहुत स्वागत है आपका। कुनबा बढ़ाने की तैयारी तो है, क्या ये जवाब है बीजेपी का विपक्षी एकता को? नहीं, जवाब का सवाल नहीं है। जो लोग हमारे साथ थे वही हमारे साथ हैं, जो हमारे साथ रह चुके हैं, अगर वो दोबारा हमारे साथ आना चाहते हैं हम लोग कोई एतराज नहीं है। हम लोगों ने साथ काम किया है, अकाली दल से तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। वो एक इश्यू था जिस इश्यू पर हम लोग एक सहमत नहीं हो पाए, जिसमें हम समझते थे कि इससे किसानों का बड़ा भारी भला होगा, उसको वो नहीं समझते थे। हो सकता है उनकी क्षेत्रीय समस्या पंजाब में रही हो, जो भी सोच रही हो। खैर, तो बेसिकली तो हम लोग साथ थे, तो द्वारा अकाली दल से कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। रहा टीडीपी का, चंद्रबाबू नायडू भी हमारे साथ रह भी चुके हैं और वो अपनी पूरे घर घर दौड़ चुके हैं विपक्षी एकता के लिए। हार जीत के घर बैठ गए, पूरा हिंदुस्तान चक्कर लगा लिया था और वो विपक्षी एकता सत्यानाश हो चुकी है। पुराना एक बार जो है सबसे बड़ा इतिहास विपक्षी एकता का एक है, जब पूरी हिंदुस्तान की जनता भी उसके साथ थी, तब कांग्रेस के अपोजिट में विपक्ष में, उस समय की बात कर रहा हूँ 77 में लगातार कांग्रेस इतने सालों सत्ता में रहने के बाद 4-5 दशक तक, उसके बाद जब इमरजेंसी के बाद पूरी हिंदुस्तान में सारे की सारी पार्टियां इकट्ठी हो गई, जनता भी साथ थी, जयप्रकाश नारायण जैसे लीडर थे। उस समय जब बना मोरारजी देसाई की कैबिनेट बनी तो उसको तुरंत टूट गई वो। कुछ दिनों के बाद चरण सिंह आ गए लालच में, कांग्रेस ने झटकर लालच दिया और वो 6 महीने के पहले ही फ्लोर से गिर गई सरकार, फ्लोर फेस नहीं कर सके वो। उसके बाद दोबारा यही हालत हुई, चंद्रशेखर जी की मार, चंद्रशेखर जी बड़े भारी नेता हिंदुस्तान के, सब इकट्ठे हो गए। उसके बाद सरकार बनाई, वो 4 महीने के बाद वो भी फ्लोर फेस नहीं कर सके। ये हाल विपक्ष का है, तो जनता ने सब देखा है। ऐसे विपक्ष को कौन वोट करने वाला है जो देश भी बर्बाद करते हैं, प्रदेश भी बर्बाद करते हैं, पैसा भी बर्बाद कराते हैं और सब इकट्ठे हो जाते हैं बिना किसी ध्येय के, बिना किसी उद्देश्य के, बिना किसी नीति के, सिर्फ एक बात को लेके कैसे भी करके मोदी जी को हटाओ। नहीं तो इसका मतलब क्या माना जाए विजय खैरा साहब, बीजेपी को क्षेत्रीय दलों की ज्यादा जरूरत है या फिर आपको लग रहा है कि एनडीए के जो पुराने नाराज साथी हैं उनको अब बीजेपी की जरूरत है? देखिए, जहाँ तक नाराज साथी हैं उनको तो है ही जरूरत, क्योंकि वो भुगत चुके हैं और जान चुके हैं कि एनडीए से अलग होकर उनका क्या असर हुआ है। एक बात तो है ही है। दूसरी बात, जहाँ तक क्षेत्रीय पार्टियों का, दूसरी पार्टियों का जहाँ वर्चस्व है, जहाँ सरकारें खूब बना चुके हैं, उनका अनुभव कांग्रेस के साथ क्या है, एक सेकंड में ये जरूर समझना पड़ेगा। जैसे जैसे क्षेत्रीय पार्टियां बढ़ती हैं, कांग्रेस का वजूद कम हो जाता है और कांग्रेस खत्म हो जाती है वहां से। जब वहां पर बड़ी तृणमूल कांग्रेस, तो बंगाल से खत्म हो गई कांग्रेस। जब बड़ी सपा, तो उत्तर प्रदेश की कांग्रेस की स्थिति ये हो गई कि 402 में एक विधायक, यानी वो कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय, जिसके समझ सकते हैं आप, इतनी विशाल पार्टी आज है और इतना बड़ा नाम का है सारे देश में, वहां से खत्म हो गई। जहाँ जहाँ भी ऐसा हुआ है वहाँ ये, और जहाँ पर
क्षेत्रीय पार्टी नहीं हुई, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, हिमाचल है, ये जिंदा रह गई। तो इस समय मजबूत कांग्रेस को अपना देखना होगा, क्या वो इनके साथ वाकई जाएंगे कि नहीं जाएंगे। चले ठीक है, ये तो कांग्रेस से जोड़ तोड़ में लगी हुई है, लेकिन नावेद अयाज साहब, बहन जी ने क्या रणनीति अख्तियार की है? वो किस पाले में जाना चाहती हैं? वो किस गठबंधन के साथ जाना उनको लगता है कि बेहतर होगा, या फिर अकेले दम पर ही चुनाव लड़ने का फैसला बीएसपी का? देखिए, बहन जी का पहला उद्देश्य है देश और संविधान की रक्षा और भारतीय जनता पार्टी से देश और प्रदेश को मुक्ति दिलानी। और जो लोग भी भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए कोई अपना मंथन रखते हैं, कोई प्लान रखते हैं, जिन लोगों के पास पूरे राष्ट्र में वोट है, कौन लोग उत्तर प्रदेश की राजनीति को प्रभावित कर सकते हैं, अगर इन मुद्दों को नजरअंदाज करके लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई मुहिम बना रहे हैं जी, तो वो मुहिम खोखली है, जिसको अभी बहन जी ने हाल ही में ट्वीट किए और बताया। और जितने भी राजनीतिक लोग हैं देश प्रदेश में वो जानते हैं कि बहन कुमारी मायावती जी एक तरफ और बाकी सभी विपक्षी दल एक तरफ, इतना वोट आज भी देश में प्रभावित करना या ट्रांसफर करना या लेने का दमखम बहन जी रखती है। 2022 के चुनाव में आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर मीडिया के माध्यम से एक माहौल बनाया गया था जी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार से अगर मुक्ति चाहिए तो समाजवादी की तरफ चलिए। तो वो वोटर को भटकाने का एक खेल था। और उस खेल के बाद जब जनता ने अपना आप को ठगा हुआ महसूस किया तो जनता आज नए विकल्प के रूप में और ताकत के रूप में बहन कुमारी मायावती जी की तरफ दोबारा चल रही है, जिसको आप लोग भी समझते हैं और राजनीतिक लोग भी समझते हैं। नहीं तो ये विकल्प किस तरह से हो सकता है? बहन जी के पास तो अगर मौजूदा वक्त में बात की जाए तो 10 सीटें हैं ना, 10 सीटों पर अगर जीत भी जाइएगा तो क्या कीजिएगा? पिछले चुनाव के और अगले चुनाव के नतीजों में चुनाव की परिस्थितियों के अनुरूप फर्क होता है। आज बहन जी उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर चुनाव जीतने और चुनाव हराने का दबदबा रखती हैं, क्योंकि जो लोग दूसरी समाजवादी पार्टी या दूसरे राजनीतिक पार्टियों के गठबंधन के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश सरकार से नहीं हटा सके, वो केंद्र सरकार से कैसे हटा लेंगे? यानी कि विश्वास पात्र या उनका जो जनाधार है। तो अयाज साहब, क्या वजह है कि चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, वो तो कहते हैं कि आजकल बहन जी की भूमिका बीजेपी की बी टीम के तौर पर हो गई है, इससे ज्यादा वो नहीं मानते। और क्या यही वजह है कि विपक्षी एकता में निमंत्रण तक नहीं दिया गया आप लोगों को? देखिए, विपक्षी एकता में निमंत्रण न देना और नहीं देना ये तो एक अलग तरह की बातें हैं, जिन्हें आप लोग भी समझते हैं जी। लेकिन ये चीज जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में कौन लोग काम कर रहे हैं, जिनका गठबंधन भारतीय जनता पार्टी की जीत को आसान कर देगा, या जिन लोगों के बसपा के गठबंधन से भारतीय जनता पार्टी परास्त हो जाएगी। ये तो जनता देखेगी कि कौन लोग बी टीम है। बी टीम वो लोग हैं जिनके चाचा भतीजे, जिनके परिवार। चले खैर, जनता तो जनार्दन है, लेकिन जहां पर मोटिव की बात आती है ना, आप कह रहे हैं कि मोटिव हमारा ये है कि बीजेपी को सत्ता से हटाना। यही तमाम दावे तो तमाम दूसरे क्षेत्रीय दलों की तरफ से किए जा रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि जब विपक्षी एकजुटता ही उस तरह से मजबूत नहीं होगी, फिर मुकाबला किस तरीके से होगा? मैं योगेश सोरी साहब आपके पास आऊंगा, आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या 2024 का मुकाबला एनडीए कुनबा वर्सेस यूपीए कुनबा होगा? जी, निश्चित तौर पे, लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि यूपीए कुनबा किस तरीके से सदता है, क्योंकि पहली मीटिंग है अभी, और इस महाबैठक में हम बहुत सारी चीजों को देख रहे हैं। और एक सुर जो है, जो दिखना चाहिए, जो एक बल दिखना चाहिए, जो एक शक्ति दिखनी चाहिए विपक्ष को, एक साथ मुझे अभी नजर नहीं आई। देखा स्पष्ट तौर पे केजरीवाल किस तरीके से भी इस चीज को लेकर नाराज हो गए हैं। तो अभी सब्र करना पड़ेगा, क्योंकि जो लीड कर रहे हैं नीतीश कुमार, क्योंकि इनकी जो विश्वसनीयता है वो पिछले कुछ समय में बहुत कम हुई है, क्योंकि ये कभी मतलब इसमें कोई कहने में हमें गुरेज नहीं है। और आप इस बात को
महसूस भी करते हैं नीतीश कुमार की गंभीरता, बार बार गठबंधन को तोड़ के और कहीं इधर जाना उधर जाना, उससे बड़ा प्रभाव पड़ा है। जब वो अभी उनकी राज्य की जनता ही इस बात को नहीं समझ पा रही है, तो बाकी इतने बड़ी महाबैठक में जो पूरे भारत पटल पर, जो पूरे देश के पटल पर एक मंच पर होनी है, वहां उनकी गंभीरता को कितनी बेहतर तरीके से समझा जाएगा। क्योंकि अभी जुलाई में 10 से 12 जुलाई में जो शिमला में बैठक होनी है, उसमें भी देखा जाएगा कि स्थिति क्या है। क्योंकि अभी ये शुरुआत हुई है और खड़गे साहब कितना इस चीज को साथ पाते हैं, बात पाते हैं, क्योंकि राहुल गांधी का लचीलापन तो दिख रहा है, लेकिन बाकी जो दल हैं उनको देखना पड़ेगा कि वो अपनी किन नियम शर्तों पे या किस आधार पे वो जुड़ते हैं। क्योंकि अभी मुझे कहना है कि अक्षय भाई थोड़ा जल्दी होगी इन सब चीजों में कि इस महाबैठक के लिए हम कोई बहुत ज्यादा चर्चा कर पाए। अभी तो चुनाव से पहले कई मर्तबा इन चीजों में संशोधन होगा जो हम देखते आए हैं। अगर हम पिछले चुनावों की बात भी करें तो हम पिछले कई चुनावों में इस तरीके की चीजों को देख चुके हैं कि कितनी बार उतार चढ़ाव आए, कितनी बार बदलाव आए। ये तो तमाम विपक्ष के सामने दिक्कतें हैं योगेश भाई कि कौन कौन से दल शामिल होंगे। अभी तो ये भी पता नहीं है कि आम आदमी पार्टी शिमला में बैठक में शामिल भी होती है या नहीं होती है, कितने दल बाकी रह जाते हैं। तो ये बीजेपी जो एनडीए को और विस्तार देने की जब तैयारी कर रही है, कहा जा रहा है कि बाकायदा एक अभियान के तौर पर इसको लिया जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा इसकी अगुवाई कर रहे हैं कि अपने जो पुराने नाराज साथी हैं उनको भी वापस लाया जाए और नए दलों को भी अपने साथ जोड़ा जाए। तो क्या वो डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश है बीजेपी की कि जो दाग लगते हैं कि वो अपने साथियों को खत्म कर देती है, ये या फिर उसको चुनाव के लिए ज्यादा जरूरी है? देखिए अक्षय भाई, एक राजनीति में एक अच्छी चीज ये होनी चाहिए कि समय के साथ जो नहीं बदलता और जो अहंकार में रहता है कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है, वो पीछे रह जाता है। यदि आज अगर बीजेपी ये काम कर रही है, अपने पुराने दलों को, अपने साथी दलों को मनाने का प्रयास कर रही है, तो निश्चित तौर पे वो भी इस बात को सोच रही है कि जब विपक्ष इस तरीके से आक्रामक हो सकता है तो क्यों ना हम उनको आपस में जोड़ लिया जाए, मिला लिया जाए। क्योंकि देखिए, अहंकार या ओवर, जिसको बोलते हैं ओवर कॉन्फिडेंस, ये किसी भी नेता को, किसी भी दल को, किसी भी पार्टी को खा जाएगा। तो ये एक अच्छी राजनीति का बीजेपी का प्रमाण है कि यदि वो अपने नाराज दलों को, अपने साथी दलों को मना रही है और अपनी जो वोटर्स को उसमें बढ़ाने का प्रयास करेगी, तो ये एक अच्छा सजीव उदाहरण है जिसको हमें एक सकारात्मक रूप से लेना चाहिए। कृष्णपाल शर्मा जी, क्या आपको लगता है कि जो अब संभावनाएं बन रही है कि एनडीए के साथ एक बार फिर शिरोमणि अकाली दल जा सकती है, अगर ये पंजाब विधानसभा चुनाव के पहले अगर ये चीजें हो जाती तो शायद नतीजे कुछ और हो सकते थे? मुझे कोई झिझक नहीं है कि 100% अगर भारतीय जनता पार्टी और शिरोमणि का दल मिलकर लड़ते तो ये सरकार बनाने की स्थिति में होते। इसका एक उदाहरण हमने बाई इलेक्शन में देखा जलंधर में जी। हमें दोनों पार्टी को अगर वोट मिलाने हैं तो हम जीत रहे थे वहां बाई इलेक्शन में भी जी। जबकि रूलिंग गवर्नमेंट अभी पंजाब में बने, अभी एक समय मेरा ख्याल है 6 महीने जिसको हम हनीमून पीरियड कहते हैं वो चल रहा था अभी। तो ये स्थिति पंजाब में, तो देखो जो धरातल पर जो स्थिति है उसको तो मानना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी, जिससे श्रोमणी अकाली दल बहुत पुराना गठबंधन रहा है, इससे दोनों पार्टियों को उसका फायदा मिला है और लोग इसको एक सियासी गठबंधन ना समझ के इसको सामाजिक गठबंधन भी समझते थे। इसको हिंदू सिख की एक एकता का भी भाईचारे की मिसाल के तौर पे लोग देखते थे। परंतु चलो किसान मुद्दे पे हम लोग अलग हुए हैं। अब इसमें हमारी लीडरशिप जो हाई कमांड है, बीजेपी की हाई कमांड है, श्रोमणी अकाली दल की हाई कमांड है, वो मिलकर क्या तय करती है, ये तो फ्यूचर में के गर्म में अभी। लेकिन किसान आंदोलन के मामले में स्टैंड वही रहेगा अकाली दल का, क्योंकि बीजेपी ये जरूर कह रही है कि हमने ये कानून वापस जरूर लिए, लेकिन कानून में कोई गलतियां नहीं थी, कमी नहीं थी। कानून वापस लेकर उन्होंने बड़प्पन दिखाया कि डेमोक्रेसी में, जैसे अभी हमारे साथी कह रहे थे कि जहां तक ईगो का सवाल है, ईगो कहीं भी किसी स्टेज पर नहीं चलती। अगर ईगो रखते हैं, कोई भी पार्टी ईगो रखती है तो उसका नुकसान ही होता है। मैं समझता हूं कि किसान के हितों की जहां की बात है, उसके लिए श्रोमणी अकाली दल को किसानों की पार्टी के तौर पर जाना जाता है शुरू से। और सरदार प्रकाश सिंह बादल, जो स्वर्गीय सरदार प्रकाश सिंह बादल, जिन्होंने 25 साल इस स्टेट में सेवा की है, वो लोगों को सही किसानों का ही लीडर उनको माना जाता था। ठीक। और भारतीय जनता पार्टी और श्रोमणी अकाली दल मिलके पंजाब की एकता और डेवलपमेंट का काम पहले कर चुके हैं। चले बिल्कुल, कम से कम अब जिस तरह की बयान सामने आ रहे हैं उनसे तो कम से कम ये साफ इशारा समझा जा सकता है कि आगे का गणित क्या होगा। लेकिन खैरा साहब, महाराष्ट्र में क्या होगा? महाराष्ट्र में अब शिवसेना तो पहले वाली रही नहीं, शिंदे गुट आपके साथ है, इसमें भी कुछ अनबन की खबरें आई। क्या
ठाकरे परिवार को शामिल किया जा सकता है, भले ही वो राज ठाकरे की पार्टी ही क्यों ना हो? राज ठाकरे महाराष्ट्र में कोई विशेष अहमियत नहीं रखते हैं। वो कहाँ रहेंगे क्या नहीं रहेंगे वो महत्व नहीं रहता है। उन्होंने एक बात जो राज ठाकरे जी ने उठाई थी कि बिहार या उत्तर प्रदेश या दूसरे लोगों को महाराष्ट्र में उनकी एंट्री, उनके प्रवेश, उनके रहने, उनके अधिकारों के ऊपर बात उठाई थी। वो बात अब वो पीछे उससे हट गए हैं। राज ठाकरे साथ हो सकते हैं, पर उस समय ये तय था कि हम तो भारत एक चाहते हैं, तो ऐसी कोई भी शक्ति जो अगर ये सोचे, जो अलग सोचे कि दूसरे प्रदेश से नहीं, हमारे में लोग नहीं आएंगे, हम जाने नहीं देंगे, उनके साथ नहीं रह पाएंगे। लेकिन राज ठाकरे जब बदल चुके हैं सोच से, तो वो भी सकते हैं हमारे साथ। जहाँ तक शिंदे का सवाल है, वो हमारे साथ हैं, हम एकजुट हैं। वो कई बार मंच पर सार्वजनिक रूप से कह चुके हैं कि नरेंद्र मोदी हमारे नेता है। अब बात खत्म हो गई। अब रहा बाकी जो छोटी मोटी चीजें हैं, वो तो मित्रों में आपस में गुट में होती रहती है। उन्हें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें कितनी सीटें, ये होता रहता है। बिहार में छोटे छोटे दलों का साथ लेकर विपक्षी गठबंधन को मात दे पाएंगे, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? नहीं, हमारा खाली इतनी सी बात है, जैसे पंजाब में है, हमारे साथ अकाली दल जब अलग हुआ, क्योंकि उनकी रीजनल जो क्षेत्रीय समस्याएं हैं और उनका जो क्षेत्रीय प्रभाव है अकाली दल का, वो हमारे लिए महत्वपूर्ण था और हमारे साथ थे वो। और जिस बात पे हम अलग हुए थे, वो बात अब खत्म हो चुकी है, क्योंकि उसमें लोगों को हम नहीं समझा पाए। भले वो बहुत अच्छी बात थी, हम फिर समझाएंगे, लेकिन नहीं समझा पाए तो कोई बात नहीं, तो वो झगड़ा खत्म हो गया है। बाकी की छोटी छोटी बात, देखिए जो गई थी हमें छोड़ के क्यों वापिस आ रही। आखिर आप बिहार में देख लीजिएगा, मांझी गए थे वापिस आ गए, कुशवाहा गए थे वापिस आ गए, क्योंकि वो जान रहे हैं सिर्फ एक भारतीय जनता पार्टी ऐसी है कि जिसमें हम रह के अपने आप। चले खैर, ये तो आप दावा कर रहे हैं, लेकिन तमाम लोगों की तरफ से राजनीति के जानकार तो कहते हैं कि कुछ सियासी दल ऐसे भी हैं जो मौसम का रुख भांपते हैं, हवा जिधर चलती है उधर की तरफ उनका रुख हो जाता है। मैं ठीक है सर, बात अगर ऐसी है तो आपको मिठाई खिला सकता हूं मैं, या जो भी सोच रहा है। मैं नावेद साहब एक फाइनल रिएक्शन मैं आपसे जरूर चाहूंगा, चर्चा के समापन का वक्त हो रहा है। बहन जी की तरफ से रणनीति अपनी कब क्लियर की जाएगी कि बहुजन समाज पार्टी क्या करेगी? क्योंकि एक बार बार विपक्षी दलों की तरफ से ये कहा भी जा रहा है कि बहन जी इस वक्त इतना सख्ते में, इतना डरी हुई हैं कि वो बीजेपी के खिलाफ कुछ बोलने की हिम्मत तक नहीं जुटा पा रही हैं, इसीलिए वो विपक्षी एकता के साथ नहीं है। देखिए, बहन जी की कार्यशैली आप जानते हैं। एक मिनट मुझे बोलने देना, इसके बाद इस बात पर जरूर थोड़ा संक्षेप में आए साहब। जितनी निडरता से बहन जी अपनी लीडरी करती हैं, या जितनी निडरता से बहन जी ने अब तक अपनी बात भारतीय जनता पार्टी और देश के खिलाफ चल रही सरकार के विरोध में रखी है, कोई भी विपक्षी दल जो है उन मुद्दों पर अभी तक बात नहीं कर सकता। अल्पसंख्यकों का, मुसलमानों का शोषण हो, या दलितों का शोषण हो, या किसानों की बात हो, या वो बहन बेटियां जो धरने पर बैठी हैं, यानी बीएसपी बीजेपी के विरोध में रहेगी आयाज साहब। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, उनकी नीतियों के खिलाफ पिछले 6 महीने के जो बहन जी के बयान है, जो बहन जी के ट्वीट हैं, क्या मीडिया उन पर गौर नहीं कर रहा है? बहन जी बहुत निडरता से अपनी बात रखती है, और निडरता ही बहन जी का चरित्र और राजनीति। ठीक है, अब माफी चाहूंगा क्योंकि वक्त इससे ज्यादा इजाजत नहीं दे रहा। खैरा साहब 10 सेकंड में अगर अपनी बात पूरी कर पाए, आप कुछ कहना चाहें? मैं तो सर एक ही सेकंड इतना तक कह रहा था। बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती जी बहुत अच्छा व्यवहार रखती है उत्तर प्रदेश में, और वो समाजवादी पार्टी के साथ कभी जा ही नहीं सकती। बीजेपी के साथ आ सकती हैं खैरा साहब, चाहे वो निकले चले, आप लोगों के साथ आ सकती हैं। स्वागत है उनका, स्वागत है। हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी अच्छा नेता मानते हैं उनको। मौजूदा सरकार भारतीय जनता पार्टी की संविधान विरोधी नीतियों पर है, उसके खिलाफ जो है बहुजन समाज पार्टी संघर्ष कर रही है। मैंने इसी टीवी पे पिछले चुनाव में लोकसभा में बोला था, मायावती जी की ज्यादा सीटें आएंगी समाजवादी पार्टी से, अभी भी मैं बोल रहा हूँ। चले सर, अब समय का अभाव है, माफी चाहूंगा, आप लोगों को बीच में रोकना पड़ रहा है, बहुत शुक्रिया। लेकिन कुल मिलाकर ये जरूर कहा जाएगा कि इस बार 2024 का लोकसभा चुनाव काफी दिलचस्प होने जा रहा है, क्योंकि पूरी ताकत झोंकी जा रही, चाहे बीजेपी हो, वो कोई कोर कसर छोड़ने को तैयार नहीं है, चाहे एनडीए के कुनबे को मजबूत करना हो या फिर अपनी रणनीति को और धार देना, तो उधर विपक्ष भी लगातार इस कवायद में जुटा हुआ है कि इस बार चाहे जो भी हो जाए, चाहे जितना भी बलिदान क्यों ना देना पड़े, लेकिन विपक्षी एकजुटता के जरिए बीजेपी को सत्ता से बाहर हर हाल में करना है। दोनों के अपने अपने दावे हैं, दोनों की अपनी अपनी तैयारी है, लेकिन गेंद जनता के पाले में होगी। इसी के साथ पक्ष विपक्ष में अभी के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी।